क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है। तो प्यारे साथी, आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पद है जो अव्ययी भाव समास है। ग्राहगार, आचार कुशल, प्रतिदिन या कुमारी। तो यहाँ पर आपको बताना था कि इनमें से कौन सा पद है जिसमें अव्ययी भाव समास है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? प्रतिदिन, यानी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है। अब आपको बताना है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संक्षेप होता है, विस्तार होता है, विग्रह होता है या विच्छेद होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। अब आपको बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है। उपसर्ग रहित का मतलब होता है उपसर्ग नहीं है। जैसे सुयोग, विदेश, अत्यधिक, सुरेश। तो यहाँ पर आपको बताना है कि उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी सुरेश में उपसर्ग नहीं लगा है। जैसे इसमें योग में सु लगा देंगे तो सुयोग बन जाएगा, देश में बी लगा देंगे विदेश बन जाएगा, अधिक में अति लगा देंगे तो अत्यधिक बन जाएगा। इनमें सभी में उपसर्ग लगा है, लेकिन सुरेश में उपसर्ग नहीं लगा है, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। अब आपको बताना है कि जो बेइंसाफी लिखा है इसमें कौन सा उपसर्ग है। बे है, इन है, बेई है या बेइन है। तो यहाँ पर बेइंसाफी में कौन सा उपसर्ग लगा है ये आपको बताना है। अगर इंसाफी में बे लगा देते हैं तो बेइंसाफी हो जाता है, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी बेइंसाफी में जो प्रयुक्त उपसर्ग है तो वो बे है, यानी बे प्लस इंसाफी लगाएंगे तभी बेइंसाफी बनेगा, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें विसर्ग संधि है। अंत एवं, नरेंद्र, सज्जन, सदैव। तो यहाँ पर अगर आपको विसर्ग संधि बतानी है कि किसमें विसर्ग संधि लगी है तो आप कह सकते हैं सर अंत एवं में विसर्ग संधि है, यानी आपका आंसर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा जाता है नरेंद्र में कौन सी संधि है, तो आप कहोगे सर गुण संधि है। नरेंद्र में कौन सी संधि है? गुण संधि है। सज्जन में कौन सी संधि है? आप कहोगे सर व्यंजन संधि है। बात करें सदैव में कौन सी संधि है, तो आप कहोगे सर वृद्धि संधि है। तो इस प्रकार आपको संधि तैयार करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में किसमें व्यंजन संधि है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसा शब्द है जिसमें व्यंजन संधि है। सप्तऋषि, निराधार, सत्कार, हिमालय। तो यहाँ पर आपको क्या पहचान करनी है, क्या बताना है कि व्यंजन संधि किस शब्द में है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सत प्लस कार, यानी आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सत्कार में व्यंजन संधि है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन, पवन का संधि विच्छेद क्या है। तो प्यारे साथी, आपका जो शब्द है पवन, इसका आपको संधि विच्छेद करके दिखाना है। तो पवन का संधि विच्छेद प्यारे साथी क्या होता है, तो पो प्लस अन होता है। पो प्लस अन अगर लगाएंगे तभी पवन बनेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पवन में कौन सी संधि है, तो आप बताओगे सर अयादि संधि है। कौन सी संधि है? अयादि। अयादि संधि किस में आती है, तो आप कहोगे स्वर संधि में आती है। स्वर संधि के कितने वेद होते हैं आपको पता होने चाहिए? 5 वेद होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से आपको बताना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। सभी में अधिशासी लिखा है, किस ऑप्शन में अधिशासी सही है बताना है। ए में, बी में, सी में या डी में। तो शुद्ध शब्द की पहचान करनी है, तो अधिशासी जो है ए वाले ऑप्शन में राइट तरीके से लिखा गया है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। अब आपको बताना है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं। 32 होते हैं, 34 हैं, 33 हैं या 36 हैं। तो हिंदी वर्णमाला में अगर व्यंजनों की बात करें तो कितने व्यंजन होते हैं ये आपको बताना है। तो वो व्यंजन होते हैं 33। आपको ध्यान रखना है कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पश्च स्वर है। आ, ई, ज,
ण। तो यहाँ पर फर्स्ट स्वर की बात की गई है, तो ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ए में यानी अ फर्स्ट स्वर है, यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक अगर आपके सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो कमेंट में एक बार यस करके जरूर भेज दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है। आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है अयोगवाह है। विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण। तो अयोगवाह क्या होते हैं, जैसे विसर्ग लगा होता है अयोगवाह है, चंद्रबिंदु लगा है अयोगवाह है, यानी विसर्ग अयोगवाह होते हैं, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अयोगवाह पूछा जाएगा क्या होता है तो आप कहोगे सर विसर्ग अयोगवाह शब्द होते हैं, जिसमें विसर्ग लगा है वो सब अयोगवाह है। अगला क्वेश्चन है संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं। आपसे पूछा गया संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तत्सम कहते हैं, तद्भव कहते हैं, देशज कहते हैं या विदेशज कहते हैं। तो संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम ज्यों का त्यों के रूप में करते हैं उन्हें कहते हैं तत्सम, यानी आपका आंसर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रूढ़ शब्द है। मलयज, जलज, पंकज, वैभव। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, रूढ़ शब्द कौन सा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वैभव। वैभव में रूढ़ शब्द है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वैभव कैसा शब्द है, रूढ़ शब्द है। अगला है वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं। संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, विशेषण कहते हैं या विशेष्य कहते हैं। तो वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को संज्ञा कहते हैं, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है। आपको बताना है कि गरीबों को वस्त्र दो इस वाक्य में कौन सा कारक है। करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या कर्म कारक। गरीबों को वस्त्र दो को किसके लिए संकेत कर रहा है ये आपको ध्यान होगा तो आप कारक पहचान लोगे। तो गरीबों को वस्त्र दो उसमें कौन सा कारक है, तो आप कह सकते हो सर कर्म कारक है, यानी आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है, तो कर्म कारक है, यानी आपका डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित में विशेषण है। अब आपको बताना है जिसके नीचे रेखा खींची गई है उसमें कौन सा विशेषण है। गुणवाचक विशेषण है, संज्ञावाचक विशेषण है, परिणामवाचक विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण है। तो यहाँ पर आधा लीटर है, यानी ये किसका बोध करा रही है, तो आप कहते सकते हो सर इसमें परिमाण का बोध हो रहा है, परिमाण का बोध हो रहा है, इसीलिए इसमें परिमाणवाचक संज्ञा होगी, सॉरी परिमाणवाचक विशेषण होगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब आपको बताना है कि आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। व्योम, अंबक, नव, अनंत। तो आकाश का पर्यायवाची पूछा गया है, कौन सा शब्द नहीं है, आकाश का पर्यायवाची नहीं है। देखो आकाश का पर्यायवाची की बात करें तो अंबक आकाश का पर्यायवाची नहीं है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दक्षिण का विलोम शब्द है। अब आपको बताना है कि दक्षिण का विलोम शब्द क्या है। पश्चिम है, पूरब है, वाम है, दायां है। तो प्यारे साथी आपको ध्यान रखना है दक्षिण का विलोम शब्द वाम होता है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है पेट में दाढ़ी होना का अर्थ है। अब आपको बताना है इस मुहावरे का अर्थ क्या है। पेट में दाढ़ी होना का अर्थ है धूर्त प्राणी, रोगग्रस्तित, पेट तक लंबी दाढ़ी होना, देखने में सीधा किंतु चालाक होना। तो यहाँ पर बताना है कि पेट में दाढ़ी का अर्थ सही क्या है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी कह सकते हैं देखने में तो सीधा है किंतु वह चालाक है, इसका मतलब ये होता है पेट में दाढ़ी होना का अर्थ होता है देखने में सीधा किंतु चालाक होना। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि पापड़ बेलना
का अर्थ है। अब आपको बताना है कि पापड़ बेलना का अर्थ होता है क्या है? पापड़ बनाना, मुसीबत उठाना, खाना बनाना, पतली रोटी बनाना। तो यहाँ पर पापड़ बेलने का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका सही अर्थ है मुसीबत उठाना, यानी पापड़ बेलने का मतलब है मुसीबत उठाना, यानी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथियों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो। आपका मन है कि ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है और इस चैनल के माध्यम से आपको हिंदी में कुछ अच्छी जानकारी मिल रही है, तो इसीलिए मैं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि हमारे साथ साथ हमारे दोस्तों को भी इसका बेनिफिट मिले, तो एक बार अपने दोस्तों के पास ज़रूर इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। मैं उम्मीद करूँगा आज की वीडियो आपको पसंद आई है, और पसंद आई है तो आप इन चीज़ों को तैयार करते रहिए जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए, और मैं उम्मीद करूँगा कि आपको मैं अच्छे से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करूँ जिससे आपको सफलता मिल जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।